नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 16 यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एनवायरमेंटल साइंसेज पेपर 2 के लिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस related to mock tests of environmental sciences, free lectures of environmental sciences, short videos of environmental sciences, and latest job updates in environmental sciences. So let's begin. शुरू करते हैं। पहला, Battelle-Columbus weighing scaling checklist methodology for water resources projects obtains baseline data on how many environmental parameters. जो Battelle-Columbus weighing scaling checklist method है वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के EIA के लिए, वो बेसलाइन डेटा ऑब्टेन करता है, बेसलाइन डेटा निकालता है कितने एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के लिए। तो या तो ए आंसर है 40 या बी 78, सी 68 या डी 50। सही उत्तर है 78 यानी कि 78 पैरामीटर्स के लिए Battelle-Columbus weighing scaling checklist मेथड बेसलाइन डेटा निकालता है। सो द Battelle-Columbus weighing scaling checklist method for water resource project obtains data for 78 parameters, and I'll show it to you in detail so that you never forget. यहाँ देखिए, this is all about Battelle environmental evaluation system for water resources planning. The Battelle environmental evaluation system EES is a methodology for conducting environmental impact analysis developed at the Battelle-Columbus laboratories. So अगर कभी Battelle environmental evaluation system लिखा हो instead of Battelle-Columbus method, both are the same. ठीक है, दोनों एक ही बात होगा. By an interdisciplinary research team under the contract with US Bureau of Reclamation. It is based on a hierarchy assessment of environmental quality indicators. The system is based on classification consisting of 4 levels, categories, components, parameters, measurements. I'll give the link in the description box. And ये देखिए 78 पैरामीटर्स पर यहाँ पर environmental data निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है assertion cost benefit analysis for assessment of natural systems is not merely concerned with the effects on environmental quality but seeks the conditions for sustainable use of natural resources of a region. और इसका रीजन है cost benefit analysis is not useful for small scale development projects but is better suited for analysis and evaluation of a regional development plan. इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले, अगर आप ये वीडियो मॉक टेस्ट खुद सॉल्व करना चाहते हैं, प्लीज म्यूट द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ. इफ नॉट, गो विथ मी. ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो एक असेसमेंट है नेचुरल सिस्टम्स का, और वो सिर्फ एनवायरमेंटल क्वालिटी से कंसर्न नहीं है बल्कि कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन, कि कैसे उस रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली लंबे समय तक यूज कर किया जा सके और एनवायरमेंटल को मिनिमल डैमेज हो. ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो ये असर्शन कहता है. रीजन उसका क्या दिया गया है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए खासा यूजफुल नहीं होता है, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल होता है. और रीजनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब जैसे कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहीं लग रहा है तो उस पूरे रीजन के डेवलपमेंट प्लान को बनाने में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा यूजफुल रहता है. तो अब ऑप्शंस हैं कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो सही से ए को एक्सप्लेन करता है. ए और सही आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. ए तो सही है पर आर सही नहीं है, या फिर आर सही है और ए सही नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R explains A. So A, the assertion is also true, and R, the reason is also true, and the reason clearly explains assertion A. ठीक है, R जो है वो एक को सही से एक्सप्लेन करता है. आंसर इज A. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग. वेरी इंटरेस्टिंग. इसका मैं हमेशा एक ही बात बताती हूँ कि मैच द फॉलोइंग में कोई भी एक ऑप्शन जो आपको बहुत अच्छे से श्योर है उसको ढूंढिए कि वो किससे मैच है. जैसे कि इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, तो इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है ए को हम किससे मैच करेंगे. ये मुझे पता है कि इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है, एक मिनट, तो 1 को हमेशा बी से मैच होना चाहिए. इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन को आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है. तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि 1 बी के साथ मैच है. ऑप्शन बी, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी मैच विद बी. ऑप्शन बी, इम्पैक्ट मेजरमेंट का मतलब मैग्नीट्यूड की कितना होगा इम्पैक्ट. so 2 has to be matched with A. So here 2 is matched with A. तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे सही हैं, तो सही उत्तर भी यही है. तो आई एम वेरी श्योर ऑफ 1 and 2. So here 1 is matched with B and 2 is matched with A, and I'm very sure that this is the correct answer.
and hence the rest will follow. ठीक है, this is the correct answer. Correct answer is B. Then 3 has to be matched with D, comprehensive overall perspective. Then impact interpretation has to be depth of analysis. So 4 has to be matched with C here. This is the correct option B. Okay. Question 4, significant hazard or accident factor to be considered under risk assessment of distilleries are A, toxic gas release and human accident, B, pressure wave and heat radiation, C, toxic gas release and radiation, या D, pressure wave and toxic gases. तो डिस्टिलरी में क्या होता है कि शराब बनती है वहां पे और वहां बहुत ज्यादा गर्म होता है कुछ भी. तो distilleries are places where alcohol is made and it's really hot. So pressure waves and heat radiation should be considered when considering significant hazard or accident factor in a distillery. तो pressure wave और heat radiation की गर्मी से या pressure wave से क्या हो सकता है, क्योंकि प्रेशर के अंदर वो अल्कोहल बन रहा होता है, तो प्रेशर भी एक इशू होता है और हीट भी एक इशू होता है. तो आंसर होगा बी. कोई बहुत टॉक्सिक गैसेस यहां से नहीं निकलते क्योंकि सिंपली अल्कोहल है. क्वेश्चन 5, if I is the impact of the population on the environment, P is the size of the population, A is the per capita affluence or consumption, and T is the damage caused by technology, then which of the following equations is correct? तो I का मतलब है impact of the population on environment. Impact क्या होगा? P into A, per capita affluence or consumption, into T, damage caused by technology. So impact will be P into A into T. Correct option is B. ठीक है. According to the Environmental Protection Act of 1986, permissible limit of oil and gases in the effluents to be discharged into public sewers is, तो Environmental Protection Act 1986 1986 के तहत जो oil and gas की discharge की परमिसिबल लिमिट है पब्लिक सुअर में जो इफ्लुएंट जाएगा उसमें क्या परमिसिबल लिमिट है, तो उसका आंसर है A 610 मिलीग्राम पर लीटर. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही होगा. परमिसिबल लिमिट्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि जो सीपीसीबी की परमिसिबल लिमिट्स है अलग अलग कंटामिनेंट्स के लिए, बीओडी के लिए, सीओडी के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए, इन सबको आप रट लीजिए और बार बार फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू हैव टू मग इट अप द फैक्ट. प्लीज गो थ्रू द permissible limits of CPCB or Bureau of Indian Standards and mug it up and discuss among your friends so that you never forget. Okay, so you have to mug it up. This is the factual question. Answer is A, 10 milligram per liter. The signing ceremony of Paris Agreement on climate change was held on April 22, 2016 at United Nations headquarters. The agreement will be open for signatures by countries till, तो जो पेरिस अग्रीमेंट का जो साइनिंग हुआ था वो अप्रैल 22 को 2016 को हुआ था, लेकिन 2016 के बाद भी कुछ समय तक वो और दूसरे देशों के सिग्नेचर्स के लिए खुला रहा था कि सारे देश इस समय तक सिग्नेचर कर सकते हैं. डेडलाइन दी गई थी. वो डेडलाइन क्या थी पेरिस एग्रीमेंट के लिए? व्हाट वाज द डेडलाइन टिल व्हिच ऑल द इंटरेस्टेड कंट्रीज हैड टू साइन? क्वेश्चन 7 का आंसर होगा बी, अप्रैल 21, 2017. ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी फैक्ट को आपको रटना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट साइन कर दिया गया 22 अप्रैल 2016 को, लेकिन कुछ समय दिया गया देशों को कि आप लोग इस पे कब तक साइन कर सकते हैं, तो वो 21 अप्रैल 2017 तक था. ओके, सो पेरिस अग्रीमेंट वाज फ्रेम्ड एंड वो द कॉन्फ्रेंस हैपेंड ऑन अप्रैल 22, 2016 and it was opened for other countries to sign till April 21, 2017. So for 1 year it was open for signatures to other countries. Okay, it's a factual question, mug up this fact. Okay, question number 8. The guiding principle of national land utilization policy are as follows: inclusive growth, poverty eradication, and gender equality or equal opportunities. True. Balanced development and intergenerational justice. That is also true. Efficient utilization of resources and mitigation of impacts. True. Integrated and comprehensive development planning. This is also true. So all the things of listed in here are true. So the correct option will be 4. A, B, C, and D. Okay. This 8 ka 4. Now let's move on to question number 9. Eco-sensitive zones are declared by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, under the provisions of. तो eco-sensitive zones जो Ministry of Environment, Forest और Climate Change ने डिक्लेयर किए वो किस लॉ के अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत आता है? और वो आता है फॉरेस्ट एक्ट 1927, नो. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नो. सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
ट्रू, दैट इज ट्रू कि जो भी जहां भी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है वो हमेशा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आता है। तो गवर्नमेंट ने वही इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, बायोडाइवर्सिटी जोन है या नेशनल पार्क है, उसके इर्द गिर्द का इलाका भी इको सेंसिटिव जोन होगा, उससे 10 किलोमीटर दूरी तक का इलाका, और वहां तक कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां तक नहीं लगाया जा सकता है अनटिल अनलेस वो प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड होता है तभी। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत था। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा सी। Question 10. Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste and Disposal was adopted in the year D, 1989. This is also a factual question. You have to mug up this fact. Basel Convention, please remember that Basel Convention happened on transboundary movement of hazardous waste. क्योंकि इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि Basel Convention में क्या हुआ था। तो Basel Convention was on transboundary movement of hazardous waste and it happened in the year 1989. And that's when the hazardous waste management and handling rules came up for the first time. Solid. Okay. Question 11. Assertion A. The goal of national land policy is to achieve improvement of livelihood, food and water security under the umbrella of sustainable development in India. True. This is true. ठीक है. और reason, the national land utilization policy envisages a guiding framework for state specific needs, potentials, priorities and legal provisions. तो इसमें असर्शन जो है कि नेशनल लैंड पॉलिसी का जो एम है कि सबको लाइवलीहुड मिले, सबको रोजगार मिले, फूड और वाटर की सिक्योरिटी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया करे, ये नेशनल लैंड पॉलिसी इसी का गोल यही है। तो ये तो सही है। रीजन, नेशनल लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी इनफेजेस अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर स्टेट स्पेसिफिक नीड्स। तो ये रीजन भी सही है कि हर राज्य की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से पोटेंशियल नीड्स, उनकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, उनके नियम कानून क्या होना चाहिए, ये सब कुछ नेशनल लैंड पॉलिसी में डिजाइन किया गया है ताकि वो देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर करेंगे। तो आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, ए होगा क्वेश्चन 11 का। अब है 12, क्वेश्चन 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, हु इज द अथॉरिटी टू हंट रोग एनिमल्स? जो लावारिस जानवर होते हैं उसको कौन हंट कर सकता है, कौन उनका शिकार कर सकता है या कौन उनको पकड़ सकता है? बेसिकली पकड़ सकता है, शिकार करना मना, कौन कर सकता है? सीएम ऑफ द स्टेट? नो, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये आंसर सही हो सकता है, देखते हैं। कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट? नो, क्योंकि कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट का काम है फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ना कि उसको हंट करना। डेप्यूटी कमिश्नर, ये भी स्पेसिफाइड है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ व्हाट? तो ये आंसर भी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उसका काम होता है जो लावारिस जानवर है उनको पकड़ना। Question 3, under which section of the Wildlife Protection Act of 1972 the state government can declare an area closed to hunting for a specific period? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया को हंटिंग के लिए, शिकार के लिए बंद कर सकती है एक खास, एक नियत समय तक के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके? और वो किस सेक्शन के तहत है? दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, यू हैव टू अगेन मर्क अप दिस फैक्ट। तो वो होता है सेक्शन 37 डी। सेक्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 37। जो सेक्शन 37 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट किसी एक एरिया को में शिकार को बैन कर सकती है कुछ साल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 14, इन इंडिया वेटलैंड कंजर्वेशन इज करंटली डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर व्हिच रूल? इनमें से कौन सा रूल है? तो भारत में वेटलैंड कंजर्वेशन वेटलैंड मतलब होता है दलदली जमीन या जलीय जमीन को कंजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज कार्यरत है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? ए, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, या नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, या नेशनल लेक कंजर्वेटिव प्रोग्राम, या कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो इसका उत्तर होगा 14 का बी, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। और उसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहती हूँ सो दैट यू नेवर फॉरगेट, कि आपको याद रहे। ये देखिए, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, एनपीसीए। तो इसका भी फुल फॉर्म का भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीए? दैट इज नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ aquatic ecosystems. The Wetlands Division of Ministry of Environment, Forest and Climate Change is currently implementing a centrally sponsored scheme, namely National Plan for Conservation of
aquatic ecosystems for conserving and management of wetlands in the country and cost sharing basis between central government and the respective state government and union territory. ठीक है. Question number 15. Which environmental legislation covers the provisions for complementary afforestation? तो ये तो क्वेश्चन बहुत सीरियस है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ही कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन का प्रोविजन था. सो व्हाट इज कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन? व्हेन यू कट ट्रीज इन वन एरिया, suppose there's a project that needs felling of trees, so the number of trees you cut in one area, you have to plant more than that number of trees in another area where there is empty land or fallow land. तो कभी आप कोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर पेड़ कटते हैं तो उस प्रोजेक्ट में जितने पेड़ कटते हैं उससे ज्यादा पेड़ आपको एक दूसरी जगह जमीन खरीद के लगानी पड़ती है, और अक्सर वो जमीन डीएम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू सरकारी जमीन खरीदी जाती है और फिर उस पर वो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन की जाती है. कॉम्पनसेटरी का मतलब कॉम्पनसेशन देना, कि एक जगह हमने पेड़ काटा उसके बदले में हम दूसरी जगह पेड़ लगा रहे हैं ताकि जो इंडिया का नेशनल फॉरेस्ट कवर है वो कम ना हो. कि एक जगह अगर 10 पेड़ काटा दूसरी जगह हम 10 की जगह 15 पेड़ लगा रहे हैं ताकि जो पेड़ों की संख्या है हमारे देश में वो कम ना हो. ठीक है, टू कॉम्पनसेट फॉर अफॉरेस्टेशन. ठीक है. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू फोर्स इन द ईयर. किस साल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स फोर्स में आए थे? यहाँ पे ए है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट came into the management and handling rules came up into the year 2000, and biomedical waste management and handling rules came up into the year 1998. ठीक है, A is the correct option. Again, you have to mug up this fact. Please mug up all these facts and verify this fact wherever you need to. जहां आपको लगता है कि इस फैक्ट को वेरीफाई करने की जरूरत हो तो वेरीफाई कीजिए. अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए. आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस. Which are the following legislation provided for the levy and collection of tax from industries upon water consumption? This answer is very simple. It is Water Prevention and Control of Pollution Cess Act. Cess का मतलब होता है फीस या फाइन या उसका दाम. तो लेवी और एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, कि जितना इंडस्ट्री पानी कंज्यूम करेगी उसके बदले उसको कुछ टैक्स या पैसा सरकार को भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी. तो ये सेस का मतलब सेस एक्ट है. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977. पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया 1974 में, जिससे कि पोल्यूशन कंट्रोल हुआ. लेकिन इंडस्ट्री जितना पानी यूज करती है ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, उसके बदले उसको कुछ पैसा भरना चाहिए. इसके बारे में नियम बना 1977 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट. सो दिस रूल केम अप इन 1977 टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज यूजिंग वाटर. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. द मेजर कन्वेंशन ऑफ रियो अर्थ समिट आर. तो रियो अर्थ समिट जो है वो बहुत सारे रियो अर्थ समिट हुए हैं. उनमें मेजर कन्वेंशन क्या क्या निकल के आए उनमें से, क्योंकि रियो अर्थ समिट एक नहीं एक से ज्यादा हुए. तो कौन से हैं? सीबीडी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. जो अर्थ समिट जब भी हुए तो उससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के सबसे ज्यादा जो संधियां हैं वो निकल के आई. असर्शन ए, अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रू रिकॉर्ड. ओके. Reason, the country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. तो इसका जो सही आंसर होगा कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है. तो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, जिस वेटलैंड का जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं बहुराष्ट्रीय है, उसको मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में लाया जाएगा. ठीक है. पर रीजन ये है, द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विदिन 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड. कि जहां पर वो वेटलैंड है उसके 5 किलोमीटर तक की दूरी तक कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती. तो ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वेटलैंड है जहाँ पे कमल लगाए जाते हैं, कमल की खेती होती है, कहीं पे मछली पालन होता है. तो ऐसा नहीं है, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी ही है. तो ह्यूमन एक्टिविटी को वहां वर्जित नहीं किया गया, वह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को वर्जित किया गया. तो ये झूठ है. तो आंसर होगा सी. A is true but R is false, because human activity also includes aquaculture, and that cannot be prohibited in and around a wetland. So that's not true. Industrial activity can be prohibited, but human activity is not prohibited. So R is false and A is true. C is the correct answer. Okay. And if you want to know more about the Montreux record, let me show it to you. यहाँ देखिए, ये है Montreux record. The Montreux record is a register of wetland sites
on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution, or other human interference. It is maintained as part of the Ramsar list. So रामसार कन्वेंशन से जुड़ा हुआ रामसार लिस्ट है और उससे जुड़ा हुआ ये मॉन्ट्रू रिकॉर्ड है कि जिस भी वेटलैंड, कोई भी वेटलैंड जो किसी देश में हो, लेकिन उसका जो असर है उस वेटलैंड का वो अंतरराष्ट्रीय है और वहां पे कोई इकोलॉजिकल चेंज हुआ है या होने वाला है या उसकी संभावना है या हो चुका है इकोलॉजिकल चेंज ह्यूमन इंटरवेंशन से या पोल्यूशन से या किसी और कारण से, तो उसको उस रजिस्टर में, उस रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है। यही मॉन्ट्रू रिकॉर्ड, ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। अब आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 introduced the concept of carbon trading in the year 1997 with the signing of the Kyoto Protocol. तो यहाँ पर 1997 कोई ऑप्शन था ही नहीं। जो यूजीसी नेट ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें सन 2000 था, 2004 था, 2001 था और 2002 था, और जो यूजीसी नेट का आंसर है वो है डी 2002। लेकिन मैंने जो गूगल सर्च किया उसमें मुझे आंसर मिला ई 1997, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो हियर द ऑप्शन ई वाज नॉट देयर इन द यूजीसी नेट एग्जाम। Only option A 2000, B 2004, C 2001, and D 2002 were the options. And according to the UGC net answer, D is the correct answer, 2002. But when I googled the details, I found answer E, which is 1997 with the signing of the Kyoto Protocol. और Kyoto Protocol जो 1997 में साइन हुआ, उसके साथ ही कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और अकॉर्डिंग टू मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, पर यूजीसी नेट का आंसर 2002 है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया। आई होप ये टेस्ट, मॉक टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे और मॉक टेस्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है या फिर कोई कुछ अग्रीमेंट नहीं है आपका मेरे साथ कि नहीं शायद ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई ऑलवेज वेलकम डिसएग्रीमेंट, सजेशंस, एवरीथिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।